नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। एक तरफ पाकिस्तान में बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका की, दूसरी तरफ इजराइल की हालत लगातार खराब होती जा रही है। दुनिया में इजराइल की इमेज तो खराब हुई है, देख के साफ लग रहा है कि इजराइल बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि सारी दुनिया जो हमेशा इजराइल का सपोर्ट करती थी, सारी दुनिया इस तरह से इजराइल के खिलाफ क्यों हो गई है। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। एक घटना मैं आपको बताता हूं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल और नेतन्याहू की हालत इस समय क्या है। जे स्ट्रीट करके एक संगठन है और यह अमेरिका में है, काफी पावरफुल संगठन है। जे स्ट्रीट का अगर आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो वो ये बताता है कि वो प्रो इजराइल है और इजराइल के लिए काम करता है। अब जे स्ट्रीट के मंच से जे स्ट्रीट के लीडर ने कल एक बयान दिया और उस बयान में कहा कि इजराइल को जो हम लोग एंटी मिसाइल देते हैं, इंटरसेप्टर्स, वो देना अमेरिका को बंद कर देना चाहिए। इजराइल के पास खुद इतने पैसे हैं कि इजराइल अपने हथियार बनाए और जितनी लड़ाइयां करना चाहे वो करता रहे। अमेरिका को इजराइल की मदद बंद कर देनी चाहिए। अब आप सोचिए, कोई और कहे तो समझ में आता है। जे स्ट्रीट के लोग कह रहे हैं, जे स्ट्रीट जो यहूदी संगठन है, जो प्रो इजराइल है, उसका लीडर जो यहूदी लीडर है, वो कह रहा है इजराइल की मदद करना बंद कर दो। इसका मतलब क्या होता है कि अमेरिका के अंदर लगातार इजराइल का सपोर्ट गिरता जा रहा है और बाकियों को तो छोड़िए, वहां के यहूदी भी इस बात को समझ रहे हैं कि नेतन्याहू जो हरकतें कर रहा है उससे यहूदियों की जिंदगी और यहूदियों की इज्जत दोनों खतरे में पड़ रही है। तो अमेरिका के अंदर जे स्ट्रीट का लीडर यह बात कह रहा है। स्पेन चलिए, पेड्रो सांचेज लगातार गजा के मामले में भी, ईरान के मामले में भी, लेबनान के मामले में भी बोल रहे हैं और इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। हालत यह है कि उन्होंने कल यह बयान दिया कि हम लेबनान को दूसरा गजा नहीं बनने देंगे। लेबनान में जो हमला हुआ है, जिस तरह से लेबनान में सिविलियंस को मारा है इजराइल ने, उसको उन्होंने वार क्राइम कहा और लगातार इजराइल की मजम्मत कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ जब जंग चल रही थी तो उन्होंने अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने दिया इस जंग के लिए। अब पेड्रो सांचेज से इस तरह बौखलाया हुआ है इजराइल की लगातार पहले तो बयान आते रहे और उसके बाद गजा पीस प्रोसेस से पेड्रो सांचेज को यानी स्पेन को बाहर कर दिया। स्पेन ने अपने यहां इजराइल की एम्बेसी में से काफी सारे लोगों को हटा दिया था, राजनयिक संबंध खत्म करने की बात कर रहा था, तो इसने भी स्पेन की जो यहां पर एम्बेसी है उस एम्बेसी से काफी लोगों को भेज दिया। और आप सोचिए, स्पेन कह रहा है कि ईरान में हम अपनी एम्बेसी दोबारा खोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है? ईरान के साथ हम अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज करेंगे और एक यूरोपियन कंट्री का ईरान के साथ अपने रिश्ते को नॉर्मलाइज करना बड़ा झटका है नेतन्याहू के लिए। हंगरी की अगर बात करें तो हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इजराइल के बड़े समर्थक हैं और जब भी ईयू में कोई भी प्रस्ताव आता है इजराइल के खिलाफ, वो उसको वीटो कर देते हैं। अब यह कहा जा रहा है कि अपनी इस हरकत की वजह से हंगरी में उनकी लोकप्रियता लगातार कम हुई है और बहुत मुमकिन है कि अगले इलेक्शन में वो प्रधानमंत्री न रहें और विपक्ष के जो वहां पर नेता हैं वो इजराइल के मुखालिफ हैं, वो ईरान को समर्थन कर रहे थे इस जंग में, और अगर वो सत्ता में आते हैं तो ईयू के अंदर इजराइल का आंख बंद करके समर्थन करने वाला एक प्रधानमंत्री कम हो जाएगा। यह बड़ा खतरा है। अब अगर ऐसा होता है तो ईयू के अंदर इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव होगा तो वो पास हो सकता है। स्पेन और बाकी कंट्रीज तो लगातार ये बात कह ही रही हैं। आगे बढ़िए, आप स्वीडन की बात कीजिए। स्वीडन आमतौर पे इस तरह के पॉलिटिकल मामलों में बहुत बोलता नहीं है और बोलता है तो हमने यही देखा है कि अमेरिका और बाकी यूरोप के साथ ही वो खड़ा होता है। लेकिन लेबनान वाले मसले पर उसने बयान दिया और उसने क्लियर लेबनान में जो हुआ है उसकी मजम्मत की, बहुत तीखी मजम्मत की। यानी एक और यूरोपीय देश जो अब तक इजराइल के साथ रहा है, लेबनान के मामले में इजराइल का साथ देने को तैयार नहीं है। फ्रांस को आप देखिए, फ्रांस के बारे में एक चीज आपको जाननी चाहिए कि लेबनान के ऊपर फ्रांस का राज रहा है। जैसे हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज रहा है, वैसे ही लेबनान के ऊपर एक जमाने में फ्रांस का राज रहा है। तो लेबनान के मामलों में मैक्रॉन और फ्रांस स्पेशल इंटरेस्ट लेते हैं। लेबनान पर जब इजराइल लगातार हमले कर रहा था ईरान वाले वार के साथ साथ, तो मैक्रॉन का लगातार बयान आ रहा था कि लेबनान के ऊपर हमले बंद होने चाहिए।
लेबनान के ऊपर जब बैरूत में जो हमला हुआ है, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात है, और अब तक लेबनान में अगर देखें तो 1500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, इसको लेके मैक्रॉन ने लगातार तीखी टिप्पणियां की हैं और वहां सीज फायर करने की बात की है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो हिजबुल्लाह के साथ हो गया है, हिजबुल्लाह को वो नहीं सपोर्ट कर रहा है, लेकिन लेबनान के अंदर इस तरह की बमबारी की वो लगातार मजम्मत कर रहा है। नतीजा ये हुआ है कि वाशिंगटन में जो बातचीत लेबनान और इजराइल के बीच में होने वाली है सीज फायर के लिए, उससे फ्रांस को बाहर कर दिया है। फ्रांस का कोई खास नुकसान इससे नहीं होना है, लेकिन बात बहुत साफ समझ में आ रही है कि फ्रांस और इजराइल के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में दरार पड़ी है। एक वक्त था जब इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये जो 3 बड़ी कंट्रीज हैं यूरोप की, ये अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमेशा इजराइल का समर्थन करती रही हैं। अमेरिका ने जो कुछ इजराइल के फेवर में किया है, सबके साथ वो आंख मूंद कर खड़ी रही हैं। अब कंडीशन यह है कि स्ट्रेमर लड़ने को तैयार नहीं था, फ्रांस ने अपनी जमीन नहीं दी, जर्मनी ने बयान जरूर दिए लेकिन इसके आगे बढ़कर कुछ नहीं किया। कनाडा का अगर हम देख लें तो वो इजराइल को पहले की तरह समर्थन कर नहीं रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी पहले की तरह इजराइल को समर्थन नहीं कर रहा है। इसलिए नेतन्याहू के समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। यूरोप से अगर बाहर निकलें तो साउथ कोरिया की बात कर लेते हैं। साउथ कोरिया हमेशा अमेरिका के साथ रहा है। कोरियन वार के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे, जिस वार के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की बाउंड्री एकदम पक्की वाली हो गई और दोनों के बीच में दुश्मनी जैसा माहौल लगातार बना रहा। नॉर्थ कोरिया जाकर बैठा सोवियत संघ के साथ और साउथ कोरिया अमेरिका के साथ। दरअसल कोरिया का विभाजन ही जो हुआ था वो ऐसा हुआ था कि एक हिस्सा अमेरिका ने अपने पास रखा था और एक हिस्से पर सोवियत संघ का प्रभाव रहेगा, यह तय हुआ था। शीत युद्ध के दौरान कोल्ड वार जिसको कहते हैं, इस तरह की चीजें बहुत सारी जगहों पर हुई। जर्मनी में भी हुई थी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, बाद में दोनों एक हो गए, लेकिन कोरिया में एकीकरण जैसा ऐसा कोई मामला दिखाई नहीं देता है। अब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि साउथ कोरिया हमेशा हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहा है और इसलिए इजराइल के साथ भी खड़ा रहा है। आज क्या कंडीशन है? साउथ कोरिया ने अपना स्पेशल एनवॉय भेजा ईरान। इसका मतलब यह है कि ईरान के साथ वो अलग से रिश्ते बना रहा है, नंबर 1। और दूसरी यह खबर आई कि ईरान का जो $7 बिलियन साउथ कोरिया ने फ्रीज करके रखा हुआ था और यह कतर के किसी बैंक में है, साउथ कोरिया उसको खोलने के लिए तैयार हो गया है। आपको याद होगा कि ईरान की लगातार यह डिमांड रही कि हमारे जो फ्रीज एसेट हैं, जो $120 बिलियन के आसपास हैं, उनको डी फ्रीज कर दिया जाए। ईरान का बहुत सारा पैसा अलग अलग बैंक्स में दबा के रखा गया, अलग अलग जगहों पर ईरान की प्रॉपर्टी को दबा के रखा गया सैंक्शन के बाद, और ईरान की अपनी प्रॉपर्टी उससे छीन ली गई सैंक्शन के चलते। और ये $120 बिलियन है। आप सोचिए कि ईरान की इकॉनमी में अगर $120 बिलियन इंजेक्ट हो जाए तो कहां से कहां इकॉनमी चली जाएगी। तो इसका प्रोसेस शुरू हो गया है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया ने यह कहा है कि जो $7 बिलियन हमने फ्रीज किया था वो हम डिफ्रीज कर रहे हैं, और एनवाई जो गया है वो ये बात करने के लिए गया है कि हम डिफ्रीज कर रहे हैं और आप हमारी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दीजिए। यहां तक तो ठीक है। साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ने सुबह एक कोट रिट्वीट किया। कोट किया उन्होंने एक फलस्तीनी को जिसने एक वीडियो लगाया था, जिस वीडियो में वेस्ट बैंक में आईडीएफ का एक सैनिक छत से एक बंदे को नीचे फेंक रहा है, एक जिंदा बंदे को नीचे फेंक रहा है। हालांकि इजराइल का कहना है कि वो मरा हुआ था, लेकिन क्या लाश को भी इस तरह से फेंकना कहीं से मोरल माना जा सकता है? खैर, जो मैं बात कर रहा था, साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री ने उसको कोर्ट रिट्वीट किया है और उसकी मजम्मत की है और जांच की मांग की है। यह सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ जाता है। इजराइल हमेशा कहता रहा है कि आईडीएफ दुनिया के सबसे मोरल आर्मी है, लेकिन गजा में, लेबनान में और बाकी जगहों पर जो हरकतें हमने देखी हैं, अब यह लगता है कि अपराधियों का गिरोह है, ठगों का गिरोह है आईडीएफ, जिसने ऐसी हरकतें की हैं जैसी हरकत किसी शरीफ आर्मी से उम्मीद ही नहीं की जा सकती। अब ये हो रहा था, लोग कह रहे थे, हमारे जैसे लोग कह रहे थे, आप जैसे लोग कह रहे थे, पत्रकार कह रहे थे, लेकिन अब तक किसी देश के लीडर ने इस तरह से नहीं कहा जैसा पहले स्पेन के पेड्रो सांचेज ने और अब साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। और ये बहुत बड़ा झटका है इजराइल के लिए। यह साफ बताता है कि इजराइल की इमेज दुनिया भर के लोगों की नजर में गिर रही है। और सिर्फ इमेज गिरने का मामला नहीं है, ईरान के साथ लड़ाई में इजराइल जिस तरह से कमजोर पड़ा है, जिस तरह से इजरायली मिसाइलों का कोई खास असर नहीं हुआ है, ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों का मुकाबला किया है और दोनों को घुटनों पर ले आया है। कोई जमीन पर पैर नहीं रख पाया।
इजराइल में जबरदस्त सत्यानाश हुआ। इजराइल के ठिकानों पर सीधे सीधे हमला हुआ, दिमोना तक पहुंच गई ईरान की मिसाइलें। और अब कहा जा रहा है कि इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर हैं वो दहाई में बचे हैं, यानी हद से हद 80-90 इंटरसेप्टर्स इनके पास बचे हैं। ये बताता है कि ईरान की मिलिट्री ताकत भी इनसे कहीं से कम नहीं है। तो जाहिर है इस जंग में हारने के बाद इजराइल और अमेरिका के सामने एक बड़ा संकट पैदा यह हुआ है कि ईरान एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अरब मुल्क भी अब यह सोच रहे हैं कि ईरान से दोस्ती रखी जाए तो बेहतर, और ये मैं इस बिना पे कह रहा हूं कि सऊदी अरब के एक एनालिस्ट अल जजीरा पर बैठकर ये बात कह रहे हैं कि जब हमारे तेल के अड्डों को नुकसान पहुंचा, उन पर हमला हुआ, तो हमने अमेरिका से मिन्नत की कि भाई हमें सुरक्षा दी जाए, हिफाजत दी जाए, लेकिन अमेरिका ने यह बात हमारी नहीं सुनी। अमेरिका हमको हिफाजत नहीं दे पाया और अब हम ईरान के साथ नॉर्मल रिश्ता करना चाह रहे हैं, तो इजराइल लेबनान पर हमले करके इसको डिस्टर्ब कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अरब मुल्कों के अंदर एक सेंटिमेंट है कि अगर ईरान के साथ अच्छे रिश्ते रखे जाएंगे तो ही बेहतर है, अमेरिका हमको कहीं से भी सुरक्षा नहीं दे सकता। और उनको यह भी सोचना चाहिए कि उनका और ईरान का हित इसी में है कि वहां शांति बनी रहे, ताकि ये अपने तेल और गैस को बेचते रहें, वरना यहां अशांति पैदा करके इनके तेल और गैस के सारे अड्डों को खत्म करके दुनिया के तेल मार्केट पर अमेरिका वेनेजुएला के साथ मिलकर कब्जा कर लेगा। वेनेजुएला जहां के तेल पर अमेरिका का अधिकार हो चुका है। अब जो ये बातचीत चल रही है, मैं आपको बताऊं कि नेतन्याहू को रात को नींद नहीं आ रही होगी। उसको यह डर बना होगा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में वाकई वर्केबल रिश्ते बन गए तो हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर इजराइल का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो पूरी टीम थी, उसके लोग एक एक करके इजराइल के खिलाफ आ रहे हैं। जो कैंट आप जानते हैं, काउंटर टेररिज्म का जो डायरेक्टर था, उसने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो बयान देता है कि अमेरिका अगर इजराइल से मुक्ति नहीं पाएगा तो मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं होगी। टकर कार्लसन एक जमाने में ट्रंप का सबसे बड़ा सपोर्टर था, अब ट्रंप उसको गालियां दे रहे हैं और टकर कार्लसन लगातार ये बात कह रहा है कि इजराइल से मुक्ति पाना जरूरी है। और ये सिर्फ दो नहीं है, ऐसे बहुत सारे मागा के मेंबर्स जो ट्रंप के लिए जान लगाए हुए थे, वो सारे के सारे अब इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। यहां तक कि एलन मस्क, जो इजराइल के बहुत करीबी रहे हैं और इजराइल की तारीफ करते रहे हैं, वो भी इन दिनों खामोश हैं। पूरे जंग के दौरान इजराइल के पक्ष में उनका कोई बयान नहीं गया, पॉलिटिकल बयान देने उन्होंने लगभग बंद किए हुए हैं। यह बताता है कि अमेरिका के अंदर इजराइल का सपोर्ट किस तरह से कम हो रहा है। इसलिए जो बातचीत चल रही है, इससे इजराइल का बौखलाना बहुत लाजिम है, बहुत सामान्य सी बात है। दिख रहा है बाहर से कि इजराइल क्यों बौखला रहा है, क्योंकि लग ये रहा है कि 70 सालों तक पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने के बाद अब इजराइल की हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। और अगर मिडिल ईस्ट में शांति होती है तो ना केवल मिडिल ईस्ट में बल्कि सारी दुनिया में इजराइल लगातार अकेला पड़ता जाएगा। और अमेरिका में जो इजराइल का सपोर्ट ज्यादा करेगा, उसके चुनाव हारने की संभावना अगर बनती जाएगी तो पैसों के बावजूद डेमोक्रेट्स और कंजर्वेटिव्स दोनों में इजराइल के समर्थकों की संख्या धीरे धीरे घटती जाएगी। दुनिया बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। नजर बनाए रखिए, देखिए, जो आज हीरो है कल वो जीरो हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है, ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।